कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश यू ललित की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 13 सितंबर यानी आज से सुनवाई शुरू कर दी है। इस प्रावधान का विरोध करने वालों की दलील है कि यह संवैधानिक नजरिए से गलत है। जनवरी 2019 में संसद ने संविधान में 103वें संशोधन को पारित किया था। इस संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया और संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में खंड 6 जोड़कर नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक आरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया। 5 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं को संविधान पीठ को सौंपा था। इस मामले में एनजीओ सहित अभियान समेत 30 से अधिक याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट का रुख किया है। पिछले हफ्ते कोर्ट ने सुनवाई के मुख्य बिंदु तय कर दिए थे। मामले में एनजीओ जनहित अभियान समेत 30 से ज्यादा याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट का रुख किया है और इन याचिकाओं में संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किए जाने को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय 50% तक ही आरक्षण की सीमा के उल्लंघन का भी हवाला दिया गया है। 103वें संशोधन अधिनियम 2019 की संवैधानिक वैधता, जिसने राज्य को केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर उच्च शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में आरक्षण करने में सक्षम बनाया है, संविधान पीठ द्वारा जांच की जाने वाली पहली बात होगी। चीफ जस्टिस यू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि इन बिंदुओं से अलग भी अगर किसी पक्ष के पास कोई दलील हो तो वो कोर्ट का रुख कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को यह जांचना है कि क्या यह आरक्षण संविधान के दायरे में आता है या नहीं, क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और मुस्लिम यानी एससी बीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। इसके अलावा मुस्लिम एससी बीसी आरक्षण से संबंधित मामला 2005 की दीवानी अपील है, जो ये मुद्दा उठाता है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत मुसलमानों को एक समुदाय के रूप में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा घोषित किया जा सकता है। मुद्दा आपका में आज बात आरक्षण को लेकर कोर्ट में चल रही सुनवाई पर होगी। समझेंगे सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण के पक्ष में और विरोध में क्या दलीलें हैं जो दी जा रही हैं, क्या कहता है हमारा संविधान और आज के दौर में भारत जैसे देश में क्या है आरक्षण को लेकर सही रास्ता, आगे की राह। और इन सब पहलुओं पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान आज मुद्दा आपका में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ पीके मल्होत्रा है, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के। पीके मल्होत्रा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर लीगल जर्नलिस्ट माला दीक्षित। माला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजीव नंदा, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नंदा। शुरुआत में मल्होत्रा सर आपसे करूंगी। सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने की बात पहले भी उठती रही है। सबसे पहले हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी कि इस तरह के आरक्षण की व्यवस्था की जो मांग है, जो कानून रहा, सरकार का फैसला रहा इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, क्या ये जो तमाम पहलू हुए इन्हें लेकर अब तक पृष्ठभूमि रही है, थोड़ा बताइए। प्रीति जी, आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही सटीक तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया है कि मुद्दा क्या है और सुप्रीम कोर्ट किस पर विचार करने जा रही है जी। अगर हम इसकी बैकग्राउंड की बात करें तो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो 10% के रिजर्वेशन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में 2019 में अमेंडमेंट करके किया गया, वो कोई एक ही दिन में डिसीजन ले लिया गया हो। इसके पीछे हमें इसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। इंदिरा साहनी का जो जजमेंट 9 जजेस का डिसीजन आया 1992 का, उससे लेकर उसके बाद जिस तरह के डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर दिए, और इंदिरा साहनी के केस में जैसा कि उन्होंने कहा कि 50% से अधिक का रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, वो बात कही गई थी एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटी के लिए। उस समय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात नहीं थी। जब आप एक नई कैटेगरी ऐड कर रहे हैं संविधान के अंदर, और वो संविधान में जो कैटेगरी ऐड की गई है उसके पीछे जो सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट आए हैं, जो समय समय पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की मांग उठती रही है, और जो संवैधानिक प्रावधान है, मैं स्पेसिफिकली आर्टिकल 46 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक अंग है, उसमें वो कहता है कि स्टेट इज बाउंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इन सब जजमेंट्स को देखते हुए सरकार ने एक कमेटी भी बनाई और उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस भी दी। उनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी उसी तरह के रिजर्वेशन की जरूरत है जैसा बाकी
सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए दिया गया, ओबीसी के लिए दिया गया या एससी और एसटी के लिए प्रावधान किया गया। हमें इस चीज को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि हमारा संविधान जो है वो कोई ऑर्डिनरी कानून नहीं है। जो पार्लियामेंट कानून बनाती है वो संविधान के अंदर ही बनाती है, और ये हमारा जो है ग्राउंड नॉर्म है, सुपर लॉ है। सभी कानून अपने अधिकार क्षेत्र जो है संविधान से प्राप्त करती हैं। अगर हम संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना भी कहते हैं कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि अपने सभी नागरिकों के लिए जस्टिस की बात करेगी। जस्टिस कैसी? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सो अगर इकोनॉमिकली कोई वीकर सेक्शन है जो अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, अगर उनके लिए किसी तरह के संविधान में प्रावधान की आवश्यकता है तो किया जाना चाहिए। संविधान में प्रावधान करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि बाकी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन संविधान के अंदर किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक सीमा लगा दी कि 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं हो सकता। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वो 50% की सीमा संविधान में नहीं है, जजमेंट में है, और वो जजमेंट भी जो है वो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए, ना कि एक नई कैटेगरी जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। उस लिविंग डॉक्यूमेंट की इंटरप्रिटेशन जो है वो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट और इवन हमारी सरकारें इस तरह से करती हैं कि जो हमारे नागरिक हैं उनके जो अधिकार उनको दिए गए हैं संविधान के अंदर, जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, उनका प्रोटेक्शन हो। क्योंकि संविधान पीठ आज इस बात के ऊपर विचार कर रहा है और कि ये हमारे इसका बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है कि नहीं होता बाय मेकिंग दिस पर्टिकुलर रिजर्वेशन। उसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि आर्ग्यूमेंट दोनों तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अपनी व्याख्या देगा। लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जो बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी केशवानंद भारती के केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ले डाउन की गई थी, वो बेसिक स्ट्रक्चर में कोई पैरामीटर सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन नहीं किए, उन्होंने केवल इलस्ट्रेशंस दिया था। और ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि समय समय पर जब हमारे सामने मैटर आएगा तो हम देखेंगे कि ये पर्टिकुलर प्रावधान जो सुप्रीम कानून में लाया गया है, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको डिस्ट्रॉय करता है या नहीं करता, इसके ऊपर विचार चलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि एक मैटर जो सुप्रीम कोर्ट के सामने, जब संविधान पीठ के सामने अगस्त 2020 से पेंडिंग था, आज उस पर निर्णय लिया गया कि 5 दिन में उसकी सुनवाई करके कंटिन्यूअसली उसके ऊपर अपना निर्णय दिया जाएगा। हमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सरकार ने जो ये स्टेप लिया है, ये स्टेप एक राइट डायरेक्शन में है। उसके सपोर्ट में जो आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे उनको कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय जो है इस विषय के ऊपर दी। बिल्कुल। डॉक्टर नंदा, मैं चाहूंगी थोड़ा सा जो कोर्ट के अंदर फिलहाल अब तक हुआ है, जो चल रहा है, जो तमाम याचिकाएं हैं, उनके पीछे जो आधार और तर्क दिए गए हैं वो अपने आप में काफी वृहद हैं। अब तक जो भी तर्क और आधार हैं, जो याचिकाएं हैं, क्या बातें उसमें कही जा रही हैं, कोर्ट जिन मूल प्रश्नों पर फिलहाल सुनवाई की तरफ आगे बढ़ रहा है अब धीरे धीरे, उनके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। प्रीति जी, सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कोर्ट में क्या चल रहा है उससे पहले ये जानने के लिए कि आरक्षण है क्या। आरक्षण है बेसिकली रिजर्वेशन है उन लोगों के लिए एक खास प्रोविज़न बनाना जो कि डिप्राइव्ड क्लास है, टू मेक अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर दोज हु आर डिप्राइव्ड क्लास। जो वर्ग पिछड़ा है सामाजिक रूप से, उसके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना, उसको आरक्षण कहते हैं, जिसमें कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी आते हैं। अब हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं वो ये दिए जा रहे हैं कि इस रिजर्वेशन से, जो कि 103वां रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट है, उसके थ्रू जो संविधान में अमेंडमेंट की गई है, ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। अब बेसिक स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ कहीं डिफाइन तो की नहीं गई है। ये जजमेंट्स के थ्रू, जैसे कि बहुत देर से चलती आ रहा है, पहले गोलकनाथ का केस, फिर मिनर्वा मिल्स का केस, फिर इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस, और लास्टली ये तो नहीं, जो मेनली एक 9 जजेस की बेंच थी, केशवानंद भारती का केस, जिसमें कहा गया था कि इलस्ट्रेटिव तरीके से कि कौन कौन से केसेस के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर हो सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर एक ये भी है कि सरकार के पास ये ड्यूटी है सरकार की कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे सिटीजन्स के लिए। अब जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है कि ये संविधान के आर्टिकल 15 और 14 को वायलेट करता है। ऐसा वायलेशन जो इसके फेवर के हैं वो ये कह रहे हैं कि ये कोई वायलेशन नहीं है, ये उनकी रिक्वायरमेंट है जो कि इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है। आप ये देखें, एक सेक्शन और एक क्लास में और एक वर्ग में बड़ा फर्क होता है। आप
एक किसी पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हुए भी, अपर कास्ट होते हुए भी आप इकोनॉमिकली वीक हो सकते हैं। यही इस अमेंडमेंट को लाने का तर्क है। और जैसा कि ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट में पहले भी और अब भी ये तर्क दिया जा रहा है कि सरकार ड्यूटी बाउंड है प्रियम्बल के अंदर इकोनॉमिक जस्टिस देने के लिए, और सेक्शन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसके अंदर भी, सेक्शन 46 के अंदर भी, ये आर्टिकल 46 के अंदर भी ड्यूटी बाउंड है टू गिव इकोनॉमिक जस्टिस टू द सिटीजन्स। अब इकोनॉमिक जस्टिस टू द सिटीजन्स के अंदर ये किसी वर्ग विशेष के ऊपर नहीं किया जा सकता कि वो एक जाति विशेष को बिलोंग करते हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर वो इकोनॉमिकली वीकर भी हो सकते हैं, वो किसी भी सेक्शन से हो सकते हैं। इसी का जो तर्क दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये 10% जो है एक्सीड करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया इंदिरा साहनी के केस के अंदर। ऐसा नहीं है कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशनली कोई रोक है किसी रिजर्वेशन के 50% की सीमा, ये सीमा सिर्फ एक जजमेंट के थ्रू दी गई है, और इस अमेंडमेंट के थ्रू उस सीमा को अगर लांघा जा रहा है तो वो एक समय की मांग है जो कि दिया जाना चाहिए। ठीक है माला जी, जैसे दोनों ही मेहमानों ने ये बात कही कि 50% की जो सीमा है वो संविधान में उल्लिखित नहीं है, बल्कि एक जजमेंट के जरिए ये फैसला दिया गया और इसके बाद ये बात सामने आई, इस सीमा की बात होती रही। संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़, ये बात याचिका में कही जा रही है, थोड़ा आप समझाइए। संविधान की मूल भावना की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या है ये मूल भावना? क्योंकि सरकार ने जब ये कानून बनाया तब जाहिर तौर पर जो तमाम संवैधानिक जानकार हैं उनसे राय लेकर और संसद की मंजूरी के बाद ये कानून बना। और अगर हम वर्तमान आरक्षण व्यवस्था की बात करें तो उसमें भी तमाम विसंगतियां हैं जो सामने आती रही हैं, लेकिन उन पर विचार करने की क्या उस तरह से ठोस पहल नहीं रही है? क्या आपको लगता है कि नियम और कानून है उनकी समय समय पर समीक्षा नहीं होनी चाहिए? क्या कैसे समझे हम अपने संविधान को और आगे बढ़ते दौर के हिसाब से उसमें बदलाव को लेकर? देखिए, संविधान की मूल भावना की जो बात आपने शुरू की है, तो इस मामले में जो याचिका करता है वो यही कह रहे हैं कि हमारा संविधान आर्थिक रूप से आरक्षण की मनाही करता है। ठीक है। आर्थिक आरक्षण की मनाही की जो बात है वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि आर्थिक रूप से एक असंतुलन हो जाए, एक गैप ना बन जाए, इसलिए उसकी मनाही करता है। और विशेषकर इंदिरा साहनी के जजमेंट में भी कहा गया था कि आरक्षण जो है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन पर हो सकता है, आरक्षण आर्थिक नहीं हो सकता है। हालांकि मल्होत्रा साहब सही कह रहे हैं कि वो फैसला SC ST के बारे में था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देता, अगर सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीमा तय की है तो वो जब तक कोई कानून बना करके उसको टर्न डाउन नहीं करता, या जिस पीठ ने 50% की सीमा दी है उससे बड़ी मतलब ज़्यादा न्यायाधीशों की पीठ जब तक उस फैसले को निरस्त करके नई व्यवस्था नहीं देती, तब तक वो एक कानून की तरह लागू रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो आज की तारीख में कानून की तरह ही लागू होते हैं, और उसमें व्यवस्था दी गई है कि 50% की सीमा की। अब गवर्नमेंट ने जो 10% के आरक्षण EWS को, यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को दिया है, तो गवर्नमेंट की अपनी दलीलें हैं कि ये वर्ग को आरक्षण देने के लिए हमने संविधान में अलग से प्राविधान किया है, इसकी तुलना SC ST और OBC से नहीं की जा सकती है। और ये जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर वर्ग है, सरकार के तर्क ये हैं कि आर्थिक रूप से जब आप बहुत कमज़ोर होते हैं तो भी आप पिछड़े रह जाते हैं, और इसलिए इनको बराबरी पर लाने के लिए इनको आरक्षण देने की ज़रूरत है। और सरकार के इस तर्क के बिल्कुल विपरीत जो आज सुप्रीम कोर्ट में बहस शुरू हुई, वहाँ पर जो चित्र खिंच करके सामने आया, जो दलीलें रखी जा रही थी, उसमें कहा गया कि ये कानून संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है क्योंकि ये भेदभाव करता है। अब सहज विचार आएगा कि भाई ये भेदभाव कैसे करता है, सभी को आरक्षण मिला है, इनको भी मिला है। लेकिन उसमें ये कहा जा रहा है कि ये भेदभाव इस आधार पर कर रहा है कि आपने आर्थिक रूप से पिछड़ेपन में भी डिस्क्रिमिनेट कर दिया है SC ST और OBC को, आपने इससे उनको बाहर किया है। इसलिए ये कानून जो आर्थिक रूप से पिछड़ापन है उसके साथ ही भेदभाव कर रहा है। उन लोगों का कहना था, आज जो लोगों ने बहस की, गोपाल मोहन साहब ने बहस की, वरिष्ठ वकील है, वरिष्ठ वकील संजय पारिक साहब ने बहस की, वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने बहस की, ये सभी लोग याचिकाकर्ता की ओर से थे। बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं और इन सब ने एक सुर में यही कहा कि जो इसमें आर्थिक रूप से पिछड़ेपन में
SC ST और OBC को बाहर किया गया है, तो ये भेदभाव है, क्योंकि पिछड़ेपन का सीधा नाता वो आर्थिक रूप से पिछड़ेपन पे भी आता है। सामाजिक रूप से पिछड़ा और आर्थिक रूप से पिछड़ा एक दूसरे में गुथे हुए हैं, उनको आप अलग नहीं कर सकते। तो अब जो आप प्रीति जी बात कह रही हैं कि हम कहाँ तक पहुंचे और कानून कहाँ तक पहुंचा, तो ये निश्चित तौर पर अब जो स्थिति आ गई है आरक्षण की अलग अलग वर्ग में बढ़ते 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 बढ़ते, तो मुझे लगता है कि अब हम धीरे धीरे सेचुरेशन की स्थिति में आ रहे हैं और ये एग्जैक्ट उल्टी चर्निंग होने लगी है। यानी अब हम वापस लौट रहे हैं। जैसे 10% आर्थिक वर्ग को जो आरक्षण दिया गया है उसका आधार क्या है कि SC ST OBC से अलग, यानी आपने अब जनरल कैटेगरी को एंट्री देने के लिए एक एक पॉइंट खोला है और एक दिन ऐसी व्यवस्था आ जाएगी, मुझे लगता है कि जब बहस यही होगी कि आरक्षण ऊपर तक पहुंच गया है तो जो मेधावी या जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है और उनको एंट्री कैसे दी जाए, उसके लिए अब लगता है कि विचार की स्थिति आने वाली है जिस हिसाब से चल रहा है देश। लेकिन आरक्षण एक ऐसी चीज़ जरूर है कि हम आपको बताएं कि पहला संविधान संशोधन भी आरक्षण के लिए हुआ था 1951 में जो हुआ था, मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट आया था और उसके बाद ये OBC आरक्षण लाया गया और अपने जो पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उन्हीं ने ये प्रस्ताव लाया था और अमेंडमेंट हुआ था। तो वहां से शुरू हुआ आरक्षण हमारा आज किस किस जगह पहुंचा है अगर हम देखें तो आर्थिक आरक्षण तो एक पहलू है, धार्मिक आरक्षण हो गया, हम डोमिसाइल आरक्षण की बात करते हैं, इसके अलावा हम निजी इंस्टीट्यूशंस में आरक्षण देने की भी बात कर रहे हैं। अब अभी तक था कि धार्मिक आरक्षण नहीं हो सकता, हमारे यहाँ ये प्रोहिबिटेड है, लेकिन आप देखिए मुस्लिमों का आरक्षण आंध्र प्रदेश में हुआ था जिसको टर्न डाउन किया था वहाँ के आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। इसके अलावा जो कन्वर्ट होकर के दलित कन्वर्ट होकर के क्रिश्चियन या मुस्लिम या कोई और धर्म अपनाते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पेंडिंग है जिसमें कहा गया है कि कन्वर्ट होने के बाद भी यानी धर्मांतरण के बाद भी हमारा पिछड़ापन खत्म नहीं होता, इसलिए ऐसे कन्वर्ट हुए ईसाइयों को और मुसलमानों को SC का रिजर्वेशन दिया जाए। ठीक है। उधर देखिए आप ST रिजर्वेशन जो ट्राइबल्स को रिजर्वेशन दिया जाता है, वहां पर क्या व्यवस्था है, कहीं कहीं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एरियाज ज्यादा है, वहां गवर्नमेंट को छूट दी गई है कि वो उसके हिसाब से रिजर्वेशन देगा। लेकिन अब वहां क्या किया जाता है कि जो ट्राइबल्स एरिया है वहां 100% रिजर्वेशन कर देते हैं ट्राइबल्स के लिए। जी, अब सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दे रखी है कि रिजर्वेशन कभी भी 100% नहीं हो सकता और इसीलिए जो एक सीट होती है, जैसे कहीं का अध्यक्ष है, कहीं का चेयरमैन है, वो सीट कभी रिजर्व नहीं हो सकती क्योंकि वो रिजर्व होगी तो 100% रिजर्वेशन हो जाएगा। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था कर रखी है कि जो बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड चीज़ें हैं स्पेशलाइजेशन की, वहाँ रिजर्वेशन नहीं होगा क्योंकि हमको एफिशिएंसी भी देखनी है। बिल्कुल। रिजर्वेशन के साथ सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो है कि आप इस तरीके से आरक्षण लागू करिए जिससे जो एफिशिएंसी है काम की, वो सरकारी काम हो या कोई भी, वो प्रभावित ना हो। ठीक है, उसको ध्यान में रख करके आरक्षण किया जाएगा। तो ये सारे पहलू हैं आरक्षण के साथ जिन पर विचार करने का और मंथन का जरूरत है और हो रहा है और इसी तरह बदल रहा है। जैसे आर्थिक आरक्षण आ गया, अब हो सकता है आगे चल के हम लोग कुछ और नया भी देखें। बिल्कुल, क्या विधा आती है। जी मल्होत्रा सर, जो बातें अभी माला जी ने कही हैं और जाहिर तौर पर जो बड़े मैं कहूँ दलीलें उभर कर आती है, एक तरफ कहा जाता है कि नहीं, जो जाति आधारित आरक्षण है उसे अभी जारी रहना चाहिए, उससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, जबकि दूसरा वर्ग ये कहता है कि अब धीरे धीरे जो समाज है वो संभ्रांत और गरीबों में बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए वर्ग आधारित भी आरक्षण होना चाहिए। थोड़ा अगर हम समझने की कोशिश करें कि देश में जो वर्तमान आरक्षण व्यवस्था है उससे हमें मन मुताबिक परिणाम 75 साल बाद भी क्यों नहीं मिल पाए हैं, क्या बड़े कारण रहे हैं इसके? मेरा ऐसा मानना है कि माला जी ने जो बातें या जो इशू रेस किए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जो मुद्दा आज सुप्रीम कोर्ट के सामने कंसिडरेशन के लिए है ये उसके बियॉन्ड जा रहे हैं। शायद हमें उसके लिए एक अलग से डिबेट करनी पड़ेगी कि आरक्षण एज सच जो हमारे संविधान में 1950 से चला आ रहा है उसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जब इसको किया गया था उसके कारण क्या थे, और आज जो इकोनॉमिक आरक्षण की हम बात कर रहे हैं और जिसको संविधान पीठ सुन रहा है
उसको लेकर के जो हमारे सामने आज दलीलें आई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज दलीलें आई हैं, वो सिर्फ जो पेटिशनर हैं उनकी ओर से दलीलें आई हैं, सरकार की ओर से या जो इस इकोनॉमिक आकर्षण का समर्थन करते हैं उनकी ओर से दलीलें आनी अभी बाकी हैं। जहां तक आप पूरे आरक्षण के मुद्दे की बात करते हैं, हमारे संविधान निर्माता, मैं समझता हूं जैसा कि मैंने कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसमें बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाओं को किया गया है जो व्यवस्थाएं आपको किसी भी दूसरे देश के संविधान में नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का शोषण हमारे देश में सदियों से होता रहा है। इसलिए उनको अगर हम इक्वालिटी का प्रिंसिपल जो आर्टिकल 14 में किया गया है और जिसको फर्दर आर्टिकल 15 और 16 में कैरी फॉरवर्ड किया गया है, अगर उसको सही रूप में लागू करना है तो शायद हमारे संविधान के अंदर संविधान निर्माताओं के हिसाब से ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आवश्यक था। अब ये कहना कि 70 साल में हम जो स्थिति लाना चाह रहे थे वो नहीं ला पाए, उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी रही होगी, दूसरा एससी और एसटी कम्युनिटी के कुछ एक ऐसी कम्युनिटीज थे जो रिजर्वेशन का, जिनको बहुत सारा जो बेनिफिट था वो मिल गया, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे रहे जिन तक वो अधिकार पहुंचे नहीं, क्योंकि उनको या तो जानकारी नहीं थी या वो ऐसी जगह पे रह रहे थे जहां उनको सुविधाएं लेने के लिए पूरा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। तो मैं समझता हूं लोगों के बीच में अवेयरनेस लाना, ताकि वो जो ऐसे वर्ग हैं जो पिछड़े रह चुके हैं और इसका बेनिफिट नहीं ले पाए, वो इसका बेनिफिट ले पाए। दूसरा, आप जैसा कि कह रहे हैं कि 50% की सीमा इंदिरा साहनी के केस में लगाई गई, मैं समझता हूं उसको तो बहुत सारी स्टेट्स ऑलरेडी ब्रीच कर चुकी हैं, और वो ब्रीच करने के बाद इवन एससी और एसटी के लिए भी 50% से अधिक रिजर्वेशन हो चुका है, जो अगेन वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। और ये जो इकोनॉमिक बेसिस पर जो रिजर्वेशन लाया गया है, ये एक नया प्रावधान संविधान में डाला गया है। तो ये कहना कि जो अर्लियर जजमेंट है वो लेजिस्लेचर के ऊपर बाइंडिंग होगा, मैं समझता हूं वो ठीक नहीं है। वो बाइंडिंग है, लेकिन सर्टेन कंडीशंस के साथ कि जब आप एससी, एसटी और ओबीसी की बात कर रहे हैं, अगर आप एक नई कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं और उसके लिए अलग से रिजर्वेशन का प्रावधान कर रहे हैं, तो आज की हमारे संविधान की स्थिति है, आज की जो हमारी इकोनॉमिक और सोशल डिस्पैरिटी की स्थिति है, उसको देखते हुए सरकार यही कहेगी कि ये जस्टिफाइड है। और मे भी जो पेटिशनर की तरफ से आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं, उनका कहना यह है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाता है। मैं समझता हूं बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी जो मैंने पहले कहा, कोई उसकी सेट थ्योरी नहीं है, ये केस टू केस पे डिपेंड करेगा। क्या 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, जो आर्टिकल 46 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, वो उसको परमिट करता है, अगर सरकार उसको लागू करती है तो क्या इसको बेसिक स्ट्रक्चर का हनन माना जाएगा? ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आता है उसके ऊपर। डॉक्टर नंदा, जैसे अभी मल्होत्रा सर भी कह रहे हैं कि सेट ऑफ थ्योरी नहीं है कोई पहले से जो निश्चित हो, ऐसे मामले कोर्ट के लिए कितना पेचीदा हो जाते हैं? क्योंकि 70 साल से ज़्यादा का इतिहास हम देखें तो 100 से ज़्यादा संविधान संशोधनों में एक ही बार कोर्ट ने उसे असंवैधानिक करार दिया था, जो सामाजिक न्याय से संबंधित था। इस तरह के मामले कितने पेचीदा होते हैं, या मैं कहूँ कि कितना लंबा वक्त ले सकते हैं? इस तरीके के मामले होते तो बहुत पेचीदा हैं, लेकिन उनकी जो गाइडिंग स्पिरिट है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में ही है। जैसा कि हमारा प्रीएम्बल बताता है कि सरकार इकोनॉमिकली, इस जो आज का जो प्रश्न है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, तो ये एक डायरेक्टिव है ऑलरेडी अवेलेबल। बेसिक स्ट्रक्चर तो कहीं डिफाइंड तो है नहीं। कई जगह पे फेडरलिज्म के बारे में कहा गया कि वो एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, किसी जगह पे ये कहा गया था कि सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, किसी जगह पे ये कहा गया कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब इसी तरीके से ये भी कहा है कि जो मेकिंग लॉज फॉर इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन, ये भी तो एक बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। इसको कहीं वायलेट तो नहीं कर रहे, क्योंकि अगर सरकार के पास ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मैंडेट है कि वो ऐसा कोई प्रोविजन कर सकते हैं, तो वो फिर इस जो प्रसंगत हमारा प्रेजेंट क्वेश्चन है वो कहीं ऐसा सवाल रेज नहीं करता है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है। जब ऑलरेडी डायरेक्शन है, ऑलरेडी एक स्पिरिट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, जो गाइडिंग स्पिरिट है, हमारा प्रीएम्बल है, वो अगर वो हमारे को डायरेक्ट कर रहा है, हमारे को गाइडेंस दे रहा है, तो मेरे ख्याल से बेसिक स्ट्रक्चर की वायलेशन इस केस के अंदर तो नहीं आ सकती। ठीक है।
और इसी के साथ जो समय है वो यहीं पूरा हो गया है। जाहिर तौर पर एक गंभीर विषय है और जिसकी अब कोर्ट में गहराई से पड़ताल होगी, जांच होगी। 2019 से लंबित मामले में अब शीर्ष अदालत में सुनवाई शुरू हो चुकी है और जल्द ही कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगी। ये उम्मीद की जा रही है कि क्या सरकार द्वारा केवल आर्थिक आधार पर दिए जाने वाला आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है या नहीं। जाहिर है कोर्ट सभी पक्षों की रायशुमारी करेगा, तमाम पक्षों की दलीलों को सुनकर किसी नतीजे पर पहुंचेगा जो अपने आप में कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक फैसला साबित हो सकता है। इसी के साथ मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया कहना चाहूंगी। पीके मल्होत्रा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर नंदा आपका, और साथ ही माला दीक्षित, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ मुद्दा आपका में जुड़ने के लिए। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत।